तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू अपने रास्ते जा रहा होता है। लेकिन ये जो सी ज़ॉम्बी था सफ़ेद बाल वाला, उसके साथ जो प्रिंसेस थी ख़ास करके, वो इसके नाव पर अटैक कर देती है और भाई का नाव बच जाता है, धर्मास्किफ जो था। क्योंकि ज़ैंग सैन ने बहुत अलग लेवल का बनाया था, वो अलग लेवल का ही बंदा था। मीम जो है मैं उस शब्दों में बयाँ कर रहा हूँ। लेकिन ज़ू को घाटा तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हुआ था। तो मेन नाव लेकर के काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता और उसके अंदर एक खतरनाक किलिंग इंटेंट था। अब आगे क्योंकि वो जो मोती से उस बंदे ने अटैक किया था ना, उसमें एक करप्शन की ऑरा ज़ू ने फ़ील कर लिया था, तो उसे समझ में आ गया था कि ये सी ज़ॉम्बीज़ से रिलेटेड है। और वो जो मोती था ना काफ़ी मिस्टीरियस था। उसमें कुछ मैजिकल सिंबल्स भी दिखते हैं, जैसे कि ज़ू समझ तो लेता है कि सिंबल्स हैं। इसके हिसाब से मोती आराम से खतरनाक लेवल का ट्रेज़र है। और जो बंदा उन्हें यूज़ कर रहा है मतलब वो अच्छी फैमिली से होगा, यानी उसके पास तगड़े डाव प्रोटेक्टर होंगे जिन्हें हम धर्मा प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। तो फिलहाल हमें ना वो जो सफ़ेद बाल वाला ज़ॉम्बी था, जो खुद को ज़ू किंग कहलवा रहा था, उसे दिखाया जाता है। वो आस-पास देख रहा था क्योंकि उसे फ़ील हो रहा था कि कोई तो है जो कि तीनों वॉरशिप पर एक ऑरा अपना बना करके ऑरा फ़ैमिलियर था। थर्ड प्रिंसेस बोलती है, निराश मत होइए बिग ब्रो ज़ू किंग। मेरे पास बहुत सारे वो पल्स थे, लेकिन मैंने एक ही फेंका। तो ये बोलता है तुम समझ नहीं रहे हो, मैं बस ये चाहता हूँ बंदा तुम्हें मारे ना और उसे ये भी समझ में ना आए कि मैं करना क्या चाहता हूँ, नहीं तो वो कुछ और ही कर देगा। बंदी को समझ में नहीं आता, थर्ड प्रिंसेस को थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। तो ये जो बंदा था ना सफेद वाला सी ज़ॉम्बी, उसने ये मिशन लिया था थर्ड प्रिंसेस को फाइंड आउट करने का और उसको जीत भी लिया था, दिल जीत लिया था उसका थोड़ा बहुत। अब इसका ये था कि इस बंदी को ले जाकर के सी ज़ॉम्बी की जो टेरिटरी है वहाँ छोड़नी है और वहाँ से एक हाई लेवल का ज़ॉम्बी हार्ट लेना है, फिर वहाँ से एंसेस्ट्रल लैंड में जाना है। बड़ा प्लान था भाई का, मतलब पहला पार्ट तो भाई ने पूरा कर लिया था। सी ज़ॉम्बी टेरिटरी की तरफ बढ़ रहा था जहाँ से अभी 1 महीने की दूरी पे था, लेकिन प्रिंसेस की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। इस दौरान ये बंदा सोच ही रहा था ना सफ़ेद सी ज़ॉम्बी, तो पानी की लहरों की तरफ देखता। ज़ू किंग की जो ऑरा लॉक्ड थी इस नाव पर, वो गायब हो चुकी थी। ये सोचते हैं वो बंदा इतना कब से अच्छा हो गया? कुछ और काम हो आ गया होगा शायद उससे। इस दौरान 3 दिन और गुज़र जाते। तो इस बंदे को सफ़ेद ज़ॉम्बी को लगता है शायद अब वो नहीं आएगा। लेकिन इसे जानना था कि ऐसा क्या हो गया? इसको वो प्रॉब्लम नहीं था कि ज़ू किंग इसके प्लान को समझ लेगा या जो भी। इसको ये प्रॉब्लम था कि ये क्योंकि ये खुद ज़ू किंग का नाम यूज़ कर रहा है यहाँ पे। फिर ये बोलता है अरे कोई ना, समझ जाएगा वो। मैं कहीं न कहीं उसके लिए एक पार्टनर ही तो ढूँढ रहा हूँ, ताकि उसे एक लड़की मिल सके। मतलब ये अपने मन में ऐसा दिखा रहा था कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ, मैं उसके लिए ही तो अच्छा कर रहा हूँ। ज़ू का नाव देखो करीब आ चुका था। बस उसने क्या किया था ना, परछाई के थ्रू अपने पूरे धर्मास्किफ को ही ढक दिया था। क्योंकि 3 दिन पहले इसको भी समझ में आ गया था कि कोई है जो इसे ऑब्ज़र्व कर रहा है। और इससे ये भी पता चल गया था कि तीनों वॉरशिप पर कोई गोल्ड कोर कल्टीवेटर नहीं है। तो ज़ू किंग का किलिंग इंटेंट काफ़ी बढ़ चुका था। वो ब्लैक पॉल की वज़ह से बहुत गुस्से में था और इसे देखो अच्छी खासी एनर्जी चाहिए। धर्मा परचर्स भाई को जल्दी-जल्दी अपने खोलने जो थे और भाई प्रैक्टिस कर रहा था वो अपने गोल्डन क्रो टेक्निक को। तभी इस सी ज़ॉम्बी की वज़ह से उसका प्रैक्टिस भी बेकार हुआ था। तो ऐसे तो नहीं जाने देगा। तो तीसरे दिन की शाम में धीरे-धीरे रात हो चुका था और चंद्र आज बहुत तगड़े नहीं निकले थे और ज़ू इस दौरान डबल इनकांटेशन टेक्निक यूज़ करता और उसकी नाव पानी से बाहर निकलती है। मतलब नीचे जो तैर रही थी ऊपर आ जाती है। तुरंत इसकी नाव में से एक मुँह सा खुलता है, एक कैनन वाला फायर मारता ये, जिसमें गोल्डन लाइट मिक्स था यानी गॉडलीनेस की ऑरा और तगड़ा अटैक था भाई। जो नाव के डिफेंसेस है सामने वाले के वो काम ही नहीं करते मानो। नाव पूरी बेंड होने लगती है और एक्सप्लोड कर जाती है। नीचे से उस तरह एक ब्लू ड्रैगन निकलता है। उधर पैट्रियार्च एक दूसरे नाव की तरफ बढ़ते हैं जो पूरी तरह से अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी और ज़ू अपना लाइफ फ्लेम जला करके तेजी से आगे बढ़ता है। तो तीसरी नाव की तरफ ज़ू बढ़ चुका था। अब देखो इस नाव पर थे तो 30 के आसपास सी ज़ॉम्बीज़, लेकिन सभी क्या की कंडेंसेशन में थे। एक था जो बस फाउंडेशन लेवल के अर्ली फेज़ में था, वो शॉक्ड हो जाती। अब ज़ू के लिए तो मानो वो बहुत स्लो थे क्योंकि ज़ू अपने लाइफ फ्लेम को जगा करके था और तुरंत ही पहले तो अपने टोटेम का पावर यूज़ करता है ताकि वो ऑरा एब्ज़ॉर्ब कर सके और बेलफुल सोल स्वॉलोइंग स्क्रिप्चर को भी यूज़ करता है ताकि इनके सोल को भी डिवोर कर सके। क्योंकि देखो जो ज़ू था ना वो सीड लगभग कंप्लीशन के टाइम पर था जब इस बंदी ने उस पर अटैक किया था। तो ज़ू फिलहाल इसको इन पावर्स को एब्ज़ॉर्ब करके इनके ब्लड को सी ज़ॉम्बीज़ को इस प्रोसेस को पूरा कर लेता है। और इस समय ज़ू के आसपास ना एक अलग ही फ्लेम वाली ऑरा इकट्ठा होने लगती है लगभग 30 मीटर के आसपास। पीछे एक पक्षी बन जाती है जो कि कौवे के समान दिख रही थी। बॉडी उसका सारस के समान था। ये पूंछ जो था फिनिक्स के समान था। 3 पैर थे। उसके अंदर से ब्लैक वाली फायर की ऑरा निकल रही थी। फिलहाल वो पावर ऐसे ज़ू के आसपास घूमता है फिर अपने आप उसका टैटू में चला जाता है। बाकी भी जो भी वॉरशिप पर जो भी बचे कुछ ऐसी ज़ॉम्बीज़ थे ना वो हैरान थे क्योंकि तीनों नाव थी अभी, तीसरी भी डूबी नहीं थी। थर्ड प्रिंसेस की आंखों में तो मानो एक दर्द सा होने लगता। वो अचंभित थी, आँख दर्द कर रहा था, इतना फ्लेमिश ऑरा थी। और उसके बाजू में खड़ा था व्हाइट बालूला सी ज़ॉम्बी जो कि ज़ू को देख रहा था कि यार ये फिर और स्ट्रांग हो गया। गोल्डन क्रो, उसको वो इंपीरियल क्लास टेक्निक मिल गई, समुद्री क्षेत्र वाली। अब ये क्या बोलता है ना कि प्रिंसेस इस बंदे ने खतरनाक टेक्निक प्रैक्टिस की। नाम कुछ तो और ही बता देता, लाइफ मेमिंग इनकांटेशन। मतलब कि ये बंदा अगर किसी दुश्मन का नाम जान जाए ना तो उस बंदे का पूरा
पुर्जा निकाल लेता है मतलब और ढूँढ लेता है। तो आप मेरा नाम मत लेना, बस मेरा नाम बिग ब्रो बुलाना। तो वो जो गोल्डन क्रो था अभी भी ज़ू के आस-पास चक्कर मार रहा था। सी ज़ॉम्बीज़ फाइट तो कर नहीं पा रहे थे, कल्टीवेशन में काफ़ी डिफरेंस था। थर्ड पर्सन्स की आँखों में एक अलग चमक था यार ये बंदा। क्योंकि ज़ू एक तो देखने में सुंदर, उस समय फायर के ऑरा से घिरा हुआ, तो और खतरनाक लग रहा था डेविलिश टाइप। हालाँकि ज़ू को फ़र्क नहीं था कि थर्ड प्रिंसेस है क्या है। बंदी अभी ग्रेट सर्कल में थी की कंडेंसेशन की, बल्कि इसका ध्यान था उस सफ़ेद बालों वाले सी ज़ॉम्बी की तरफ। और ये सफ़ेद ज़ॉम्बी ना जो ज़ू का वो ब्लू ग्रीन ड्रैगन था ना उससे बैटल कर रहा था और ज़ू पे भी नज़र बना के था। इस दौरान एकदम ही शांति का माहौल हो जाता है, लेकिन दूसरे वॉरशिप से एक हँसने की आवाज़ आती है। वो जो काला सरिया था, बिजलियों से कड़क रहा था। और देखो काले सरिये पे ना मतलब एक बेल भी लगा हुआ था जो कि सोल को तुरंत इम्पैक्ट करता है। तो उसकी वजह से ना पूरे जितने भी सी ज़ॉम्बीज़ थे ना अलग ही दर्द में थे। और पैट्रियार्च को पता था कि ज़ू को सोल चाहिए। तो उनके उनको मतलब सोल को कुछ नहीं करता, उनके सोल को कैप्चर कर लेता अपने बेल में। लेकिन जो हँसने की आवाज़ आई थी पैट्रियार्च की नहीं थी। केबिन से एक बंदा निकलता है। सी ज़ॉम्बी था, मिडल ईस्ट कल्टिवेटर था। थोड़ा ग्रुइश दिख रहा था। अब इस दौरान वो पहले थर्ड प्रिंसेस फिर सफ़ेद ज़ॉम्बी उसके बाद ज़ू की तरफ देखता है और ज़ू को सैल्यूट मारता है। उसके बाद क्या करता है ना खुद का गला खुद से घोट देता है। सभी सी ज़ॉम्बीज़ हैरान हो जाते कि भाई ये क्या हो गया? पूरा कंधा-वंधा उखाड़ देता मतलब गंदे तरीके से खुद को वो मारता है। ज़ू देख रहा था वो समझ जाता है कि ये जो है ना, जो ज़ू की परछाई है ना उसने किया है काम। क्योंकि ज़ू की जो परछाई है वो सामने वाले की परछाई को निगल सकती है, मतलब पूरा कंट्रोल ले सकती है बॉडी पर। फिर वो जो भी चाहे कुछ भी करा सकती है। अब ज़ू तुरंत ही ना अपनी ऑरा रिलीज़ करता है और उसकी जो सरिया थी बहुत तेज़ी से यंग वुमन की तरफ बढ़ती। खोपड़ी को हिट करने ही वाली थी, लेकिन फिर सफ़ेद ज़ॉम्बी बोलता है यार। वो फ्लिक मारता अपनी ऑरा से और जो सरिया था ना काफ़ी दूर ऐसा नाचते-नाचते जाकर के स्टेबल होता है। सफ़ेद ज़ॉम्बी कहता है यार कि ये बंदा फिर बोलता है फेलो डॉग्स ये स्त्री मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ू देखता है वो जानता था ये कैप्टन ही है। पक्का इसका कोई क्रेज़ी प्लान होगा तभी इस यंग सी ज़ॉम्बी के साथ ये जा रहा है। इसलिए तो उसने इस यंग वुमन पे ज़ू ने अटैक करवाया था, देखने के लिए कि कैप्टन क्या करता है। और वो ज़ू को नाम लेके नहीं बोलता क्योंकि वो अपनी पहचान नहीं देना चाहता था ना तो ज़ू की। और सामने से ज़ू की आवाज़ आती है 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन। कैप्टन कुछ कहने ही वाला था तभी थर्ड प्रिंसेस हँसने लगती और कहती है बिग ब्रो ये बंदा काफ़ी क्यूट है। मैं चाहती हूँ कि ये मेरा डाउ प्रोटेक्टर बने। और उस बंदे ने एक ब्रेसलेट पहना था ना उसकी ऑरा को ये रिलीज़ कर उसमें से लाशों के जैसा कुछ तो निकलता है। आँखें एकदम लाल और ज़ू की तरफ वो चीज़ चार्ज करती और जो भी ये चीज़ थी उसका जो ऑरा था ना 2 लाइफ फ्लेम के बराबर था। लेकिन तभी ज़ू का जो सरिया था ना यानी पैट्रियार्च बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते उसे काउंटर करने के लिए। ज़ू की परछाई भी आगे बढ़ती है उस दौरान। लाश को ना पकड़ने लगती है पैरों से। चारों तरफ देखो करप्शन काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि वो लाश बहुत सारी लाशों को मानो प्रकट कर रही थी। ज़ू भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। लाश जो मेन वाली थी ना उसके खोपड़ी पर टच करता है, मारता है एक अटैक। और बड़ी बात ये थी ना कि आप लाश को मारो फिर लाश फिर से ज़िंदा हो जाती थी। मतलब उसे मारना बहुत ही मुश्किल था। अब ज़ू क्या करता है अपने गोल्डन मरीहार्ड के पावर को यूज़ करता है। चारों तरफ ब्लैक फ्लेम्स फैलने लगती। ये जो पपेट था, ये जो लाश थी वो उसको ज़ूम मारता था तो वो रिकवर हो जाती थी। लेकिन अब गोल्डन क्रो जाता ना उसकी ऑरा को एब्ज़ॉर्ब करने लगता है। और फाइनली वो जो ब्रेसलेट का पावर था खत्म हो जाता है ज़ू का क्योंकि ये जो गोल्डन क्रो था एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। लड़की काफ़ी खुश होती है और ज़ू को स्वीटी कह के बुलाती है, थैंक यू स्वीटी, तुमने मेरी मदद कर दी। इस ब्रेसलेट से मेरा मुझे अब छुटकारा मिल चुका है। फिर वो कैप्टन की तरफ देखती है और उन्हें ज़ू किंग कह के ही बुलाती है क्योंकि उन्होंने अपना नाम ज़ू किंग ही बताया था। बोलती है मुझे पहले से पता है कि आप कोई सी ज़ॉम्बी नहीं हो, ना तो आप मेरे डाव प्रोटेक्टर बनना चाहते हो। आपने तो कसम भी खा ली थी कि 5 कोड़े लगे अगर मैं झूठ बोलूँ, ये बोलूँ, लेकिन आप स्टार्टिंग से ही झूठ बोल रहे थे। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 7 ब्लड आइज़ से हो, है ना? यानी ये जो लिटिल स्वीटी है, यानी ये असली वाले ज़ू किंग को बोलती है। आप दोनों एक-दूसरे को जानते होगे और आप चाहते हो कि मैं आपको लेकर के मतलब मेरे थ्रू आप सी ज़ॉम्बी की टेरिटरी में एंटर करो, वहाँ से कोई खजाना उठाओ, राइट? और कोई टॉप सीक्रेट एरिया आप डिस्ट्रॉय भी करना चाहते होगे। मुझे नहीं पता मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है। मेरी एक ही रिक्वायरमेंट है, आप मुझे मेरे साथ लेके चलो। इस दौरान कैप्टन जो था ना अलग एक्सप्रेशन दे रहा था। ज़ू इस दौरान कैप्टन की तरफ देखता है और उसका लाइफ लैंप ना और ज़्यादा हॉट होते जाता है। तो ज़ू के तगड़े फ़िल्म को चलते हुए देख कर के कैप्टन का एक्सप्रेशन थोड़ा बदलता है और कहते हैं कि उसको मारना मत, मुझे उसकी ज़रूरत है। लेकिन जब तक ये कैप्टन फिनिश कर पाते, ज़ू उस बंदे के सामने आ चुका था और एक खतरनाक चमाट मारता है और जो नाव का डेक होता है ना उससे जाकर के बंदी टकराती है। और जब तक नीचे गिरती है ना उसके पहले जो ज़ू का गोल्डन क्रो होता है ना उसमें से काली फायर वाली चेन्स निकलती है और उसे बांध देती है और सीधा कैप्टन की तरफ फेंक देती है। मतलब ज़ू उसे मारता नहीं है, चाहता तो एक ही अटैक में मार सकता था। बंदी का ना बॉडी के आधे
जो बोलते हैं ना हड्डियाँ टूट चुकी। फिर वो ज़ू की तरफ देखती है कि इस बंदे ने मतलब कैप्टन ने तुम्हारे नाम को यूज़ किया, तुमने मुझे क्यों मारा? कैप्टन बोलता है उससे कि वो हमारे बीच का मैटर है और कैप्टन पहले ना उसको ऐसा गर्दन के आस-पास कहीं तो मारता है, वो बेहोश हो जाती है। और ज़ू बोलता है उसके बाद कैप्टन से कि आप मेरी कसम खा रहे थे, क्योंकि कैप्टन उस बंदे को एक स्पेशल बैग में रख देता है। कैप्टन कहते हैं ऐसे ही बोल रही थी वो। तो पहले अलग इनकी बकचोदी चलती है। जैसे ज़ू बोलता है कि ये कि बिजली की आप पे गिरेगी ऐसा-ऐसा। कैप्टन मज़ाक करता है, अरे ऐसी बिल्कुल बात नहीं, तुमने ध्यान से सुना नहीं होगा। देखो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारा सुपीरियर हूँ, बस समझो। फिर कैप्टन बोलता है ये सब बकवास छोड़ो, मेरे पास गुड न्यूज़ है। तुम्हें पता मैं सी ज़ॉम्बी क्यों बना हूँ? क्योंकि मुझे एक हाई लेवल का ज़ॉम्बी हार्ट चाहिए और उसके ऊपर भी चीज़ें हैं। मेरा गोल इसमें काफ़ी बड़ा है लेकिन रिस्की है। मैं इसे सीक्रेट रखना चाहता था अब लेकिन तुम यहाँ पर आ गए हो, तो ठीक है फिर अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो कैप्टन बताना शुरू कर देते देखो ज़ॉम्बीज़ के पास महँगे अच्छे वाले टेसल्स होते हैं और बहुत सारे टॉप सीक्रेट लोकेशंस भी होते हैं और ये चीज़ें वॉर को बदल सकती हैं। देखो हम वैसे भी बड़े लोग नहीं हैं, हमें टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक लोकेशन मेरा प्लान में आता है। मैं उनके ना मेन जो होली रेलिक्स है ना वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। 9 सी ज़ॉम्बीज़ एंसेस्टर है ना वहाँ। क्योंकि सी ज़ॉम्बी बनते हैं उन स्टैचूज़ के सामने। ज़ॉम्बिफ़िकेशन वहीं पर होता है मतलब अगर कोई मर गया ना आपको उसे ज़ॉम्बी में बदलना है, तो वो 9 एंसेस्टर्स की तरफ ले जाना पड़ता है। उनके जो स्टैच्यू है उसके सामने रखो फिर एक अलग प्रक्रिया होती है। तो पूरा प्लान ही थोड़ा बहुत समझाता है ज़ू को। ज़ू ध्यान से देख रहा था कि कैप्टन सुधरेगा नहीं, अभी भी उतना ही क्रेज़ी है। ज़ू मना ही करने वाला था लेकिन कैप्टन मानता नहीं है और बताता है कि 9 सी ज़ॉम्बीज़ जो स्टैच्यूज़ है ना उसमें गॉडलीनेस टाइप हो रहा है। वो इंसानों के लिए भी अच्छे होते हैं। थर्मापर्चर्स तुम्हारे जल्दी खुलेंगे। मतलब स्टैच्यूज़ का ना थोड़ा बहुत ही हिस्सा खा लोगे ना, तो भाई तुम्हारे कितने 10-12 तो अपर्चर आराम से खुल जाएँगे। जब ज़ू ये सुनता है तो थोड़ा अट्रैक्टेड हो जाता है, क्योंकि 50वें धर्मापर्चर की तरफ ये बढ़ रहा था। और अगर 10-12 एक साथ खुल गए तो समझ लो आप ज़ू की ऑरा सीधा-सीधा 2 लाइफ फ्लेम के बराबर हो जाएगी और लाइफ लैंप मिला करके भाई अपना 3 लाइफ फ्लेम के बराबर हो जाएगा और भाई के पास अभी इंपीरियल क्लास टेक्निक है। तो 4 जो लेवल के बंदे होते हैं लाइफ फ्लेम वाले करीब उनके पहुँच जाएगा ये। बट ज़ू बोलता है मैं इस बंदी पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। कैप्टन बोलता है उसका तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। तुम्हें पता नहीं उसकी सिचुएशन क्या है, नहीं तो तुमको भी बुरा लगता, ट्रस्ट मी। क्योंकि पूरा प्लान देखो थर्ड प्रिंसेस पे था। अगर इन्हें ज़ॉम्बीलैंड जाना है और ये तो इंसान है भाई, कैसे पास करोगे ना? थर्ड प्रिंसेस का एक ओहदा अलग है, तो वो उन पे कोई शक भी नहीं करेगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब कैप्टन बोलता है देखो हम एक काम कर सकते हैं, मैं तुम्हें ना थर्ड प्रिंसेस बना देता हूँ, तुम्हारी छवि बदल के। क्योंकि मैं उस बंदी के साथ थोड़ा लंबे समय से हूँ तो मैं जानता हूँ, मुझे पूरी डिटेलिंग पता है। तो ज़ो बोलता है आप उसे इतने अच्छे से जानते हो तो आप क्यों नहीं बन जाते? अब कैप्टन बोलता है डिप्टी कैप्टन मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ। ज़ो बोलता है यहाँ पे तो अलग चीज़ें चल रही है ना कंसर्ट। कंसर्ट मतलब आप समझते होगे वाइफ टाइप में क्योंकि वो बंदी जो थी वो इसको कंसर्ट मानती थी अपनी आई मीन कैप्टन को। अब कैप्टन कहता है क्यों ना हम एक बेट लगाते हैं, जो हारेगा वो थर्ड प्रिंसेस बने। दूर में ना समुद्र में एक सी स्नेक दिखता है, यानी बोलते हैं कि जो इसे पहले मारेगा वो जीत जाएगा। और इतना बोलते ही कैप्टन क्या करता है ना तुरंत ही अपनी ऑरा रिलीज करता है। देखो कैप्टन की जो ऑरा थी ना फ्रीजिंग ऑरा थी, कोल्ड ऑरा थी। ज़ूकिंग भी ना मानो उस ऑरा में फ्रीज होने लगता है और कैप्टन काफी तेजी से उस सांप की तरफ एक बड़ा सा हाथ ना उस समुद्री सांप की तरफ बढ़ता है। ज़ो देखता है उसके पीछे में जो गोल्डन करो होता है ना वो चमकता है। फ्लेम्स की वजह से कैप्टन की जो फ्रिजिड एनर्जी थी कोल्ड ऑरा उसे कैंसिल कर देता है और ज़ू भी एक बड़ा सा हाथ बढ़ा करके भेज देता है सांप की तरफ नहीं, कैप्टन का जो टेक्निक था ना हाथ उसकी तरफ। तो दोनों हाथ एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं। इस दौरान पैट्रियार्च जो था ना वो सांप की तरफ पड़ता है, लेकिन तभी ना कोल्ड ऑरा क्या करती है उस जो पैट्रियार्च है जहाँ पे बिजली कड़क रही थी ना उनकी ऑरा लाइटनिंग वाली है, उन्हें भी मानो फ्रीज सी कर देती है। लेकिन गोल्डन क्रॉस ऑरा को भी पिघला देता है और ज़ू इस दौरान बहुत सारे हेवनली सैबर्स के साथ अटैक करता है। कैप्टन जब इस अटैक को देखता है तो वो तुरंत ही अचंभित हो जाता है कि ज्यादा समय नहीं हो रहा है लेकिन तुम काफी बदल चुके हो, तुम्हारी बॉडी पावर तो अलग लेवल पे है। प्रोफाउंड स्टेट को मैं मिला तो तुम 3 लाइफ फ्लेम के बराबर हो, तुम्हारे पास ज़ॉम्बी पॉइजन, तुम तो मेरे से ज्यादा बड़े ज़ॉम्बी लग रहे हो और तुम इंपीरियल क्लास टेक्निक। कैप्टन की आंखों में भी एक क्रेजी लुक आता है। कैप्टन का ये था कि ज़ू किंग जो है ना वो थर्ड प्रिंसेस बने, ये नहीं, वो अपना चेहरा भी बचाता था। तो उनकी आंखों में गोल्डन लाइट चमकती, आंखों में ना भाई एक अलग सिंबल सा बनता गोल्डन लाइट के साथ। वो जो औरत थी ना 2 लाइफ फ्लेम से कहीं ऊपर थी। तो कैप्टन क्या कर रहे थे ना कि उनके बॉडी में सील्स हैं जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो दूसरा जो सील था बॉडी का उसे अनसील कर रहे थे। कैप्टन की असली पहचान क्या है ज़ू को आज तक नहीं पता था। कभी कभी इसे लगता था शायद ये 7th पीक के ग्रैंड हाइनेस है, बट ये डाउट था। लेकिन वो भी फर्क नहीं पड़ता, इनका रिलेशन अलग था कि भाई कैप्टन अगर ग्रैंड हाइनेस भी होंगे नहीं होंगे क्या होंगे, इनका रिलेशन अलग था भाई, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ज़ू भी इस बेट को लूज नहीं करना चाहता था। उसको मजा आएगा ना कि अगर कैप्टन बन जाए थर्ड प्रिंसेस। तो जैसे कैप्टन ऑल आउट जाते हैं ना ज़ू अपने लाइफ लैम्प को भी चमकाता है, दोनों का फिर से बैटल होता है। लाइफ लैम्प तो वैसे भी पहले से चमक रहा था।
कैप्टन की भी जो बॉडी थी ना गोल्डन लाइट में चमक रही थी और उसको एक गॉडलीनेस वाली ऑरा फील होती है। अब कैप्टन क्या करते हैं अपनी ऑरा से एक लहर बना देते हैं भाई लाइट का, गोल्डन लाइट का और ज़ो की तरफ बढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि तुम थर्ड प्रिंसेस बनोगे। ज़ो देखता है ना वो ऑरा इतनी फियर्स थी ना भाई उसको अपने आप प्रेशर से वो पीछे हटने लगता है। उसको लग रहा था उसका कल्टीवेशन सप्रेस हो रहा है, लाइफ लैम्प भी फ्लिकर कर, एक तो स्पीड भी बहुत फास्ट था, वो एक हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस तरह के पावर को ना आप थर्ड फ्लेम, 3 फ्लेम से ही काउंटर कर सकते। ज़ो अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाता है। इस दौरान जो बर्ड थी ना पीछे गोल्डन कलर वो और चमकती और जो बर्ड इसके बॉडी में आके समा जाती तो ज़ू का जो पूरा बॉडी था ना एक बार कुछ झंझना सा जाता है और ज़ू की बॉडी अलग ही चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो यही हो गोल्डन क्रो एंशिएंट एम्परर जो उस ड्रैगन चैरियट में बैठे रहते। इवन कैप्टन चौंक जाते हैं। ज़ू क्या करता ना एक पंच मारता भाई वो जो अटैक आ रहा था उसकी तरफ। पंच में ऐसा नहीं कि नॉर्मल पावर था, देखो लाइफ फ्लेम का पावर था, लाइफ लैम्प का पावर था, फिर गोल्डन क्रो का पूरा पावर मर्ज किया था इसने। ये सबसे इसका पावरफुल अटैक था। तो दोनों अटैक जब एक दूसरे से टकराते हैं ना तो ज़ोकिंग के मुंह से खून आने लगता है और थोड़ा पीछे खसक जाता है वो। गोल्डन क्रो भी गायब हो जाता है और काफी दर्द में था ज़ोकिंग। उसका हाथ जो था ना डिसलोकेट हो जाता है। कैप्टन भी थोड़ा पीछे जाते हैं, खून के उल्टे करते हैं। उनकी जो आंखों में वो गोल्डन लाइट चमक रही थी ना सिंबल्स के साथ वो थोड़ी देर फ्लिकर करती है फिर गायब हो जाती है। राइट हैंड उनका भी काफी पेन में था। अब ज़ू क्या करता है ना अपने दाएं हाथ को फिर से लोकेट कर लेता है जैसे एक बार रोहित शर्मा ने आपने देखा होगा मैच में किया था जब खसक गया था शोल्डर। तो कैप्टन भी बोलता है नॉट बैड पंक, मेहनत करते रहो। वैसे बाय द वे तुम लूज कर चुके हो। वो समुद्री जो मछली थी उसकी तरफ देख के इशारा कर, क्योंकि जो मछली थी ना उसके ऊपर कुछ रेसी से बन रहे थे और उसको कोई खींच के बानों बाहर निकल रहा था। कैप्टन अपने से काफी खुश थे, उन्हें लगा कि जो कुछ बोलेगा, लेकिन तभी जो सांप था ना वो खुद को ही काटने लगता है, अपने ही गर्दन को उड़ा देता है खुद। कैप्टन अचंभित हो जाते हैं और जो बोलता है एकदम शांति से कैप्टन मैं जीत चुका हूँ। इधर जो पैट्रियार्स थे वो अपने को फ्री करा पाते जब कैप्टन शांत हो जाते, ज़ू के पास वापस आ जाते। कैप्टन को लगता है यार फ्रेंड ज़ू बोलेगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, बट ज़ू फिलहाल इन्हें कुछ नहीं बोलता। तो फिलहाल इनका मस्ती मजाक चलता है। वो कैप्टन बोलता नहीं तुम हारे, लेकिन ज़ू बोलता है सीरियसली कि आप हार चुके हो। कैप्टन नाटक करता है तुम्हारा वो नोट देखो गिरा स्पिरिचुअल स्टोन, वो देखो उसको उठाओ। कैप्टन को गुस्सा तो आ रहा था। कैप्टन शिप के कैबिन में चला जाता है। ज़ू देख रहा था कब वो बाहर आएंगे। 1 घंटे बाद कैप्टन बाहर आते हैं और थर्ड प्रिंसेस ऐसा लगता मानो बाहर आई है और ज़ोकिंग की तरफ देखती है थर्ड प्रिंसेस। फिर कैप्टन अपनी आवाज में बोलता है फिर सेब निकाल के खाते हुए खुश। ज़ोकिंग को मजा आता है यार बंदा कैसे कर लेता है, मतलब एकदम लड़की जैसी आवाज, पूरी ऐसा बदन भी लड़की जैसी। इस दौरान ना मतलब जो थर्ड प्रिंसेस की बैग में से सामान थे ना वो निकालता है कैप्टन, ज़ू को बोलता है निकालने को, जिसमें वो ब्लैक पर्ल्स वगैरह भी दिखते हैं। पर्ल्स के बारे में भी कैप्टन को पता आता है, बहुत पावरफुल होते हैं, उसे टॉप सी ज़ॉम्बीज़ एक्सपर्ट ही बनाते हैं। तो सी ज़ॉम्बीज़ में भी ना बहुत कम लोग रहेंगे जो इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि महंगा भी देखो बहुत होता है। और फिर कैप्टन बताती है जो मैं डिस्गाइज कर ले रहा हूँ, खुद को किसी भी चीज़ में बदल ले रहा हूँ, इसके लिए मैंने बहुत पैसे खर्चे किए हैं। सामने वाली की एकदम ऑरा भी तुम मैच करा लोगे, क्योंकि मैं थर्ड प्रिंसेस को लंबे समय से देख रहा हूँ तो मैंने उसकी पूरी कॉपी कर ली। अब हमें सी ज़ॉम्बी की टेरिटरी जाना है। फिर इस दौरान ना कैप्टन ज़ू को एक कपड़ा पड़ा देता है कि ये पहन लो, तो तुम्हारी बॉडी से भी ज़ॉम्बी पॉइजन निकलेगा, तुम्हारी ऑरा भी कवर हो जाएगी, तो तुम भी सी ज़ॉम्बी की तरह लगोगे। जिसने भी ये बनाया था ना भाई ये पोर्टल में ये जो भी ऑरा थी वो पावरफुल होगा। और कैप्टन बोलते हैं अब तुम मेरे डाउ प्रोटेक्टर रहोगे, मैं जो कि प्रिंसेस हूँ तुम मुझे पहुंचाने आए हो, ठीक है। कैप्टन नजर मजे लेता है, लेटिला किंग मुझे लेग मसाज चाहिए, दे दो ना प्रिंसेस को। ज़ू किंग इस दौरान कुछ जहर निकाल कैप्टन देखता है, फिर बोलता है वो सब छोड़ो पहले प्लान के बारे में बात करते हैं। तो देखो कैप्टन और ज़ू का लंबा खासा डिस्कशन होता है, प्लान भी ये फाइनलाइज कर चुके थे और कैप्टन बोलता है 10 दिन और फिर हम सी ज़ॉम्बीज़ के क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। अगर प्लान सही रहा तो चीज़ें सही चलेंगी, लेकिन तुम्हारा जो तुम बोल रहे हो ज़ू ना मुझे उसकी चिंता हो रही है, तुम्हारे प्लान में हमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। कैप्टन थोड़ा डायनामिक आदमी था, वो ज़्यादा लंबा प्लान नहीं करता था, उसका यही था कि पहले सी ज़ॉम्बी क्षेत्र में पहुंचते हैं फिर देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या है, चीज़ें कैसी बदल रही, उस हिसाब से प्लान करेंगे। बट ज़ू नहीं मानता वो बात कि देखो हमको कहाँ पहुंचना है, ज़ॉम्बी स्टैचू के पास पहुंचना ना एंसेस्टर्स, तो उस हिसाब से प्लान बनाना पड़ेगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक सी ज़ॉम्बी कल्टीवेटर को पकड़ना पड़ेगा जो हमें वहां तक ले जा सके, तो हम जल्दी पहुंच सकते हैं स्टैचू तक, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। और हमें कौन ले जाएगा, तो थर्ड प्रिंसेस का हम सहारा ले सकते हैं क्योंकि वो इंजर्ड है। ऑब्वियसली अगर उन्हें हील करना है तो उन्हें ज़ॉम्बी एंसेस्टर के स्टैचू के पास ही जाना पड़ेगा। तो कैप्टन इसलिए थोड़ा सा अचंभित हो रहा था कि यार वो प्लान, लेकिन तुम जो बोल रहे हो उसमें समझ रहे हो ना कि कैसे इंजर्ड भी बहुत सी चीजें आती हैं, लोग शक कर सकते। जो बोलता है नहीं पुराने कुछ तो होंगे इंजरीज, उसके ऊपर हम नया ऐड कर देंगे। कैप्टन अभी भी कन्विंस नहीं था। कैप्टन को सोचता है और खुद को ना अपने पेट पर ही चोटिल कर लेता है। कैप्टन का ब्लू ब्लड बाहर निकलता है, मतलब ज़ॉम्बी वाला ही ब्लड भाई, आर्टिफिशियल ब्लू ब्लड भी भाई के पास था। और इस तरह वो सेव खाते रहते हैं। असू बोलता नहीं ये काम नहीं करेगा, आपको थोड़ा सा तकलीफ सहना पड़ेगा, मैं मदद कर देता हूँ। कैप्टन पहले से लुक देते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है, अपना डैगर ज़ू को पकड़ा देते और कहते हैं ठीक है करो।
ज़ू इनके स्टोमक पर अटैक करता है। ज़ू को मज़ा आता है लेकिन अलग। और ज़ू ने इस दौरान सी फॉर्मिंग स्क्रिप्चर को यूज़ करके कैप्टन के चेस्ट पे भी मारता है। कैप्टन के मुँह से ब्लड आता है और फिर कैप्टन बोलते हैं, "हो गया, हो गया, हो गया ज़ू किंग।" और इस दौरान वो कैप्टन के लेफ्ट लेग की तरफ देखता है, फिर बोलता है, "ठीक है।" कैप्टन देखते ही ये मेरे लेग को देख रहा है। "देखो तुम अब मेरे डाउ प्रोटेक्टर हो कि तुम भी मतलब डाउ प्रोटेक्टर हो, मैं प्रिंसेस हूँ, मैं इंजर्ड हूँ, तुम इंजर्ड नहीं हो, ये सही नहीं लगेगा।" और कैप्टन भी मज़े लेता है, लेकिन इस चीज़ में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और कैप्टन का लॉजिक तो सही था। कैप्टन मज़े में मारा था जो ज़ू किंग के पेट पर 2-3 चुक चाकू के जो बोलते हैं अपन छेद बोल ले तो गड्ढे मार देते एकदम। ज़ू इस दौरान पीछे हटता है और कैप्टन आपका राइट लेग इंजर्ड है लेकिन लेफ्ट नहीं है। वो कैप्टन के लेफ्ट लेग पर चाकू मार देता है। इस दौरान कैप्टन भी इसको चाकू मारते हैं। तो डैगर अटैक खेलते हैं थोड़ी देर तक, फिर गहरी साँस लेते हैं और कैप्टन कहते हैं कि देखो यार, ये हम डेली नहीं कर सकते। मैं प्रिंसेस हूँ। तो हम ऐसा करते 7-8 दिन तक भागते रहते, फिर आखिरी-आखिरी में जाकर अटैक करते हैं। इस दौरान डिस्कस करते ज़ू कहता है अगर मान लीजिए कि अगर वो पहचान गए ज़ॉम्बीज़ हमको कि हम ज़ॉम्बीज़ नहीं हैं, तो भागने का प्लान क्या है? कैप्टन अभी सेब खा रहे थे, आधा खाया था। स्माइल करके बोलते हैं डिप्टी कैप्टन ज़ू, मेरे पास प्लान तो है, चिंता मत करो। ये सब चीज़ें बता के मज़ा नहीं आएगा। तुम बस अपना ध्यान रखना। अब तुम मेरे लिए काम करते हो, मैं तुम्हें चीज़ें बता देता हूँ। तो मैं अगर तुम्हें सीक्रेट बताऊँगा तो इसका दाम तुम जानते हो? 10 लाख स्पेशल स्टोन के बराबर है। नहीं तो ज़ू क्या प्लान कर रहा था, इसके पास वो टेलीपोर्टेशन टालिस्मैन है ना, वो एक कैप्टन को बेच देगा। इसलिए तो प्लान के बारे में पूछ रहा था। लेकिन ज़ू बोलता नहीं, उसको जानना ही नहीं था। क्यों भाई, मैं तुम्हारे सीक्रेट जान के तुम्हें 10 लाख दूँ? तो कैप्टन भी समझ जाता है कि ज़ू के पास भी कुछ लाइफ सेविंग टेक्निक्स होंगे। लेकिन कैप्टन को ये नहीं भरोसा था कि कैप्टन के पास अलग टेक्निक है ना, इनसे अच्छे तो नहीं होंगे। इस दौरान 7 दिन गुज़र जाते और अब 3 दिन की दूरी पर थे ये ज़ॉम्बी टेरिटरी से। फिलहाल ये अपने प्लान को लगातार डिस्कस करते हैं, चेंजेस जो भी हो सकते हैं, अगर ये हो गया सिचुएशंस के हिसाब से। अब कैप्टन इस दौरान ना अपने बैग में झाँक कर देखते हैं, थर्ड प्रिंसेस जिसमें थी। ये पैदा हुई थी किसी अलग प्रजाति में। उसके पिताजी जो थे ना बंदे के, डेवा काइंड कुछ कहा जाता है, उस प्रजाति में थे। बहुत खतरनाक थे कल्टीवेशन, शायद एंशिएंट एम्परर बन सकते थे या इंपीरियल सॉवरेन्स। लेकिन उनके अपने ही लोगों में कुछ मैटर हो गया, तो उन्हें ज़ॉम्बीफाई कर दिया गया। अब क्योंकि पावरफुल थे वो, तो सी ज़ॉम्बी पैट्रियार्च ने उन्हें अब सी ज़ॉम्बी किंग बना दिया। तो उनके पास अलग टेक्निक्स थी। तो ये बंदी भी क्योंकि उनकी बेटी थी, तो इसे भी वैसी ही चीज़ें मिली। जैसे विल डोमेन, बहुत सी चीज़ें हैं ना इसके पिताजी के पास से। और पिताजी ना इसका सैक्रिफाइस करते रहते हैं। तो पहली बार में अपनी वाइफ़ को सैक्रिफाइस किया, फिर पहली बेटी, दूसरी बेटी, अब ये आखिरी बेटी बची थी। शायद वो एक कल्टीवेशन में जब ब्रेक थ्रू करेंगे, तो इसे भी सैक्रिफाइस कर देंगे। तो अपने पिताजी से बहुत नफ़रत करती थी, इसलिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती थी। और 7-8 बार मर चुकी है, तुम्हें पता है? इंटेलिजेंस रिपोर्ट से मुझे ऐसा भी पता चला, ये ज़ू को बता रहे थे। लेकिन क्योंकि इसके पिताजी ने इसका आधा सोल रखा हुआ है एक्सट्रैक्ट करके पहले से, तो इसे ज़िंदा कर देते हैं। ज़ू को भी लगता है यार क्या बाप है भाई, कि अगर वो सी ज़ॉम्बी बन गया, किंग बन गया, उसको और लेवल में ऊपर जाना है, तो अपने ही घर वालों को सैक्रिफाइस करना है। और कैप्टन इस दौरान कुछ तो देता है कि थर्ड प्रिंसेस को देता है। कैप्टन कहते हैं लिटिल किंग, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने दयालु हो। पिल बेसिकली था। फिर कैप्टन कहते हैं ऐसा तो नहीं तुम उसे पसंद करने लगे, तुम सही में उसके कंसर्ट तो नहीं बनना चाहते? ज़ू अलग लुक देता है कि यार कैप्टन। तभी ज़ू बोलता है प्रिंसेस मतलब कैप्टन को कि हम सी ज़ॉम्बी टेरिटरी में पहुँचने वाले हैं, तो आपको नए ज़ख्म चाहिए होंगे। कैप्टन जब तक कुछ बोलते हैं, ज़ू निकालता है डैगर और इन्हें फिर से पेट पर मारना शुरू करता है। कैप्टन भी बोलते हैं तुम्हें भी तो कुछ ज़ख्म चाहिए, तो फिर से इनका वो कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और ज़ू कहता है लेकिन ऐसे हम नहीं जा पाएँगे एंसेस्ट्रल लैंड पर, हमें प्रिंसेस को यानी कि आपको और ज़्यादा इंजर्ड करना पड़ेगा, ताकि उन्हें जल्दी से हीलिंग एरिया में भेजा जा सके। कैप्टन समझ जाते हैं ज़ू सीरियस है इस दौरान। ज़ू और इनको चोटिल करता है। कैप्टन काफ़ी वीक इस दौरान दिखाई देते हैं। इस दौरान समय गुज़रते जाता है। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।